Hello friends, welcome to our channel The Lie School. Today we will cover part 4 Statement Made Special Circumstances as per proviso section 34 to 38 from Relevancy of Facts. So let's explain each section with case law. Hence we can clear concept of each section in English and Hindi. So stay tuned with us. Let's start. Section 34. Entries in books of accounts, including those maintained in an electronic form when relevant. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि entries in the books of accounts, including those maintained in an electronic form regularly kept in the course of business, are relevant whenever they refer to a matter into which the court has to inquiry. But such statements shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liabilities. It's mean वो एंट्री जो बुक में की जाती हैं, जो अकाउंट्स बुक में की जा रही हैं, इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाली भी, जैसे टैली वगैरह, वो और कैसे की जा रही है? कोर्स ऑफ बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे सब एंट्री की जा रही हैं, वो एंट्रीज रिलेवेंट होंगी. क्या होंगी? रिलेवेंट होंगी. कब होंगी? जब कोर्ट इंक्वायरी करेगी तो उस मैटर में वो एंट्रीज आर रिलेवेंट. बट वही एंट्री जो सोल एंट्री है, ये सफिशियंट नहीं होंगी किसी भी पर्सन को उसकी लायबिलिटी को चार्ज करने के लिए. उसके साथ कम से कम सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी वो प्रूफ हो जाएंगे. एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. ए ने सू किया 1000 रुपीज. 100 एंट्रीज कैसे किया? अपनी बुक में एंट्री दिखा के कि हमने बी को 1000 रुपया दिया था. सो इन बी टू इन डेबिट की वो 1000 लाइबल है हमें वापस करने के लिए इन दिस अमाउंट 1000 रुपीज. द एंट्रीज आर रिलेवेंट. वो एंट्री रिलेवेंट होंगी बट आर नॉट सफिशियंट. वो सफिशियंट नहीं है, उसके लिए एक सेकेंडरी कुछ प्रूफ करना पड़ेगा, तभी वो ग्राउंड उस ग्राउंड पे उस बंदे बी को उसकी लायबिलिटीज डिसाइड की जाएगी. अदर एविडेंस होना चाहिए टू प्रूफ डेप्ट, कि वो डेप्ट में है कि नहीं है. एक बहुत ही फेमस केस हुआ था सीबीआई वर्सेस वीसी शुक्ला, जिसको निक नेम जैन हवाला डायरी के नाम से भी हम जानते हैं. उसका दूसरा भी नाम है, कोई था एल के अडवाणी. एल के अडवाणी वर्सेस सीबीआई जो है 1998 का केस है. उसमें क्या हुआ था कि सीबीआई ने एस के जैन के यहाँ पे रेड किया था. उस रेड में सीबीआई को एक डायरी मिलती है. उस डायरी में पहले तो एस के जैन कौन था? एक हवाला ट्रेडर्स है. उसके यहाँ जो बुक्स मिली है उसमें ओवर 100 पॉलिटिशियन के नाम थे, और बहुत बहुत ज्यादा वो जो नाम थे वो बहुत ही रिप्यूटेड आदमी थे. कुछ नाम ये थे, ये जैसे चिन्मयी पटेल, कमलनाथ, बलराम जाखड़, लाल कृष्ण अडवाणी, माधवराव सिंधिया, नारायण तिवारी, प्रणब मुखर्जी, शरद यादव और विद्याचरण शुक्ला, इंक्लूड राजीव गांधी भी थे इस केस में. जो डायरी, उस डायरी के बिहाफ पे सीबीआई ने केस फाइल किया था. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन इसमें दिया था? ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टेड है केस ये. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इट वाज ए डायरी मेंटेन बाय हवाला ट्रेडर्स एस के जैन. पहली बात तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो है, क्रेडिबिलिटी है. हवाला उसको मतलब क्रेडिबिलिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी कैसा था कि वो हवाला ट्रेडर्स है, तो उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. दूसरा कहा था कि द डायरी शोड नो डेट ऑन विच द पेमेंट वर सपोज टू हैव बीन मेड. और जो पेमेंट की गई उसमें डायरी में जो लिखा गया है उसमें कोई भी डेट नहीं था. जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होना चाहिए? डेट होनी चाहिए. एक नंबर होता है हर पेज का, वो होना चाहिए. बट इस केस में क्या था कि डायरी में ना कोई डेट था, ना कोई पेज नंबर था. एज लाइक ए बुक्स अकाउंट्स नहीं था, बुक टाइप जो अकाउंट नहीं था. In that case, Supreme Court held that the correct and authentic entries in the books of accounts can't be fixed liability of person in absence of independent evidence of their trustworthiness. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो ये बुक्स है वो एज लाइक ए बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, वो एक जस्ट लाइक ए लूज पेपर के टाइप का है. तो उस केस को उन्होंने एडमिट नहीं किया, और जितने भी लोग थे एल के अडवाणी वगैरह, इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था. बट ये केस लैंडमार्क हुआ था. कुछ और भी इसमें इंसल्ट किया गया था, जैसे कि
लूज पेपर ऑफ बुक कांट बी कंसीडर्ड एज ए बुक ऑफ एंट्रीज। लूज पेपर जो है वो एज ए बुक ऑफ एंट्री कंसीडर्ड नहीं किए जाएंगे। बुक ऑफ एंट्रीज एक प्रॉपर होना चाहिए, स्पाइरल बाइंडिंग, उसमें सीरियल नंबर, एवरीथिंग पेज नंबर मेंशन होना चाहिए, ठीक है, तो उसमें वो एज ए बुक ऑफ एंट्री मान हो। और दूसरी बात क्या है कि सेकेंडरी एविडेंस भी उस फर्स्ट एंट्री को प्रूफ करने के लिए कुछ में कुछ एक एंट्री चाहिए और ड्यूली प्रूफ होना चाहिए। इस बेस पे तभी उस पर्सन को लायबिलिटी डिसाइड होगी। इसमें और था कि एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट सब्सिक्वेंट पीस ऑफ एविडेंस, इट इज ए कोलैबोरेटिव इन नेचर। जो एंट्री है, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट सब्सिक्वेंट पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। किस टाइप की नेचर की है? कोलैबोरेटिव टाइप इन नेचर की है ये जो एंट्रीज ऑफ बुक अकाउंट्स हैं। तो इसके लिए सेकेंड एविडेंस जरूरी है फर्स्ट एविडेंस को प्रूफ करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली इन जुडिशियल एग्जाम। सेक्शन 34 सेक्शन में यही है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं इंक्लूड एंट्री फॉर्म में रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, और जब वो कोर्ट इंक्वायरी करेगी तो ये रिलेवेंट होंगी, बट सेकेंड एविडेंस मस्ट बी इंक्लूड टू प्रूफ फर्स्ट एविडेंस, तभी वो लायबिलिटी मतलब डिसाइड होगी। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, सेक्शन 35, रिलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। Relevancy of entry in public record or in electronic record made a performance of public duty, and entry in any public or other official books, registered record, electronic record stating a fact in issue or relevant fact and made by। इन चीजों को जो एंट्रीज हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एंट्रीज या पब्लिक रिकॉर्ड की जो एंट्रीज है किसके द्वारा होनी चाहिए? पब्लिक ऑफिसर के द्वारा। वो रिलेवेंट होंगी, कब होंगी? अच्छा, जो एंट्रीज होंगी वो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के बेस पे होनी चाहिए। किसके द्वारा? रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है पब्लिक या अदर ऑफिशियल बुक्स होंगी जो गवर्नमेंट के थ्रू। इन रिलेवेंट तभी होंगी जब एक जो वो डायरी है रजिस्टर है और रिकॉर्ड्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, किसके द्वारा होनी चाहिए? ए पब्लिक सर्वेंट डिस्चार्ज ऑफिस ऑफिशियल ड्यूटी, एक पब्लिक सर्वेंट के द्वारा होनी चाहिए, और वो ड्यूटी उसकी जो एंट्री मेंटेन करने के लिए है तो पब्लिक ऑफिसर के द्वारा होनी चाहिए। दूसरा क्या है? एनी अदर पर्सन इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी स्पेशली इंजॉइंड by the law of the country in which such books, registered records or electronic records are kept itself relevant fact। और जो वो ऑफिसर है किसके द्वारा होना चाहिए? जो इन ज्वाइनिंग बाई लॉ ऑफ द कंट्री के द्वारा ऑफिसर को अपॉइंट होना चाहिए, और वो ही बुक जो ऑफिसर है मेंटेन करेगा रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी और रिलेवेंट फैक्ट में होगा तब। अच्छा, इसमें पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के लिए जो सेक्शन, ये पहले बात तो ये सेक्शन 35, 30, 63, 1, 65 सी, 60, 74, 75, 76, 78 एंड 81। इसमें जो दो हैं ये 74 एंड 78 ये पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए हैं। इसमें पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या क्या है बताया गया है, जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, रिलेवेंट स्कूल सर्टिफिकेट, या कह सकते हैं कि हम इसमें और भी कुछ है जैसे खतौनी, खसरा, जो ये है ये क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इट इज नॉट ए डिफाइंड, पहली बात तो ये है कि फर्स्ट पब्लिक और ऑफिशियल बुक को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ जिक्र किसमें है? सेक्शन 74 एंड 78 में है। इट इज नॉट डिफाइंड इन एनीवेयर, ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है, बट द मीनिंग ऑफ दीज words can be concluded by section 74 and 78 of Indian Evidence Act में। एग्जाम्पल कह सकते हैं कि खसरा, खतौनी, FIR, केस डायरी, डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड, केप्ट इन पब्लिक स्टेशन या पब्लिक म्यूनिसिपैलिटी में होना चाहिए, और ये पब्लिक बुक जो इजी एक्सेसिबल हो पब्लिक के लिए। बट एन एंट्री इन प्राइवेट बुक, और जो एंट्री पब्लिक एंड प्राइवेट बुक या रजिस्टर्ड है वो एडमिसिबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 35 में। इट्स मीन जो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, पब्लिक बुक्स हैं जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं,
वही बुक, वही फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे, फैक्ट इन इशू माने जाएंगे और एडमिसिबल होगा। बट प्राइवेट बुक्स या रजिस्टर्ड इट इज नॉट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 35। एक चीज और जो नोटिस करने वाली बात है, अकॉर्डिंग टू 35 जो भी ये सर्टिफिकेट है वो जेजे एक्ट में अप्लीकेबल नहीं होगा, जस्टिस जनरल एक्ट में वो अप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ किस में होगा, जो भी अदर लॉ है उसमें होगा। एक बार फिर देख लेते हैं इस सेक्शन को, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो पब्लिक ऑफिसर के द्वारा परफॉर्म्स किए जाते हैं डेली बेसिस पे, और वही रिकॉर्ड पब्लिक ऑफिसर ही वो रिकॉर्ड मेंटेन करता और अपने केप्ट में रखता है, तो वो रिलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे। और पब्लिक रजिस्टर्ड या पब्लिक रिकॉर्ड्स, प्राइवेट रिकॉर्ड एंड पब्लिक रजिस्टर ये इंक्लूड नहीं होंगे, एडमिसिबल नहीं होगा। ठीक है, 35 ये बोलता है। 36 क्या है, रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन मैप्स चार्ट्स एंड प्लान्स। रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट होंगे जो मैप चार्ट एंड प्लान्स होंगे। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन इशू। पहली बात तो ऐसे स्टेटमेंट कौन सा मैप जो चार्ट एंड प्लान है वो फैक्ट इन इशू होने चाहिए, केस से रिलेटेड होने चाहिए, फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट होना चाहिए, मेड बाय पब्लिश्ड मैप। जो ये मैप पब्लिक मैप हो किसके द्वारा होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये पब्लिक सेल्स के लिए अवेलेबल हो। और जो प्लान है कंट्री का प्लान वगैरह या बिल्डिंग का प्लान वगैरह ये एडमिसिबल माने जाएंगे, देम सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे। मैटर यूजुअली रिप्रेजेंटेड और स्टेटेड इन सच मैप्स जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो, चार्ट हो, प्लान हो, पर ड्यूली प्रूफ होनी चाहिए, तो ये एडमिसिबल होगा। सेक्शन 37 relevancy of statement as to fact to public nature content in certain acts and notification। इसका कोई खास ये तो पता नहीं क्यों ये दूसरी कंट्री के लिए है। कहते हैं कि when the court has to form an opinion, एक कोर्ट जब कोई ओपिनियन फॉर्म करती है, existence of any fact किस नेचर का होना चाहिए, वो फैक्ट पब्लिक नेचर, एनी स्टेटमेंट ऑफ इट मेड इन रेसिटल कंटेंट इन एनी एक्ट या पार्लियामेंट यूनाइटेड किंगडम विदेशों का है इसमें इंक्लूड कर दिया। मेरे हिसाब से ये सेक्शन रिवील्ड होना चाहिए। जब कोई कोर्ट किसी कंट्री के विषय में ओपिनियन क्रिएट करती है या बनाती है, वो ओपिनियन पब्लिक नेचर का या कोई भी ऐसे नोटिफिकेशन इंडिया का भी हो सकता है, उसका गेस्टेड जो भी एक्ट है इंडियन के या यूनाइटेड किंगडम के, इन एनी सेंट्रल एक्ट, कोई भी टाइप का जो सेंट्रल एक्ट है या प्रोविंशियल एक्ट है, स्टेट एक्ट है, इन गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन जो गजेटेड में नोटिफिकेशन है वो एडमिसिबल होगा। नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव अपेयरिंग इन द ऑफिशियल गैजेट में, एनी प्रिंटेड जो प्रिंटेड हो या पब्लिश किया गया हो, लंदन गैजेट है, गवर्नमेंट गैजेट ऑफ द डोमिनी कॉलोनी, पोसेशन ऑफ हिज मैजेस्टी, रिलेवेंट फैक्ट। कोर्ट जब किसी भी कंट्री किसी भी एक्ट के विषय में ओपिनियन क्रिएट करते हैं, वो पब्लिक नेचर का है या कोई भी एक्ट है, तो वो रिलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे और रिलेवेंट स्टेटमेंट माना जाएगा। जैसे कि नोटिफिकेशन गजेटेड, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम का हो या इंडिया का हो, जो नोटिफिकेशन गजेटेड में है वो रिलेवेंट फैक्ट होंगे और एडमिसिबल होगा। सेक्शन 38 relevancy of statement as to any law content in law books, any law content in law books, when the court has to form an opinion as to law of any country, any statement such law content in a book printed or published under the authority of the government of such countries and contain any such law, and any report of a ruling of the courts of such country content in the book purporting to the report of the such rulings are relevant। in this section ऐसे स्टेटमेंट जो लॉ बुक्स में मेंटेन रिलेवेंसी है, वो जब कोई भी कंट्री जब कोर्ट किसी भी कंट्री के विषय में, लॉ ऑफ एनी कंट्री के विषय में ओपिनियन फॉर्म करती है,
वो स्टेटमेंट जैसे कि बुक्स है और प्रिंटेड होना चाहिए, पब्लिश प्रिंटेड या पब्लिश में है, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, उस कंट्री की जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा पब्लिश और प्रिंटेड है वो डॉक्यूमेंट्स कंटेन एनी सच लॉ, किसी लॉ के विषय में, और कोर्ट के जो रूलिंग्स होते हैं यानी कोर्ट लॉ के विषय में भी वो प्रिंटेड और पब्लिश हैं किसी भी कंट्री के लिए, तो वो स्टेटमेंट रिलेवेंट माने जाएंगे और अंडर सेक्शन 38 के तहत एडमिसिबल होगा। इस सेक्शन में 38 के बस इतना ही है। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। प्लीज कीप make a notes and revision it. Thank you. Bye bye.